चलो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में हम लोग फार्मूला के थ्रू गए थे, फार्मूला पढ़े थे, वो फार्मूला को थोड़ा रिकॉल करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अपन पढ़े थे कितने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन होता है, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है और एक कॉट थीटा होता है, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला को रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान देंगे। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये थीटा है वो एक एंगल है जिसका साइन जो लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई नहीं है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। साइन और थीटा एक सेपरेट चीज है और उसको आप काट वाट नहीं सकते। समझ रहे हो? मैं आपको आगे बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? बताओ क्या था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा, अब मैंने बोला अभी कि भाई टेन का उल्टा है कॉट, तो कॉट का होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है। सेक कॉस का उल्टा है तो हाइपोटेनस बाई बेस और ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये 6 फॉर्मूलाज आते हैं। अब आपको सरप्राइजिंग बात मैं बताऊंगा, तो ये फॉर्मूलाज, ये जो 6 रेशियो हैं ये फिक्स क्यों हैं? ये मैं बताया था लास्ट क्लास में। ध्यान दीजिए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो ये जितने हैं ये सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल में लगाए जाते हैं। किसमें लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में अपन एक फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जैसे ये मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, हाइपोटेनस है ये। अच्छा, हाइपोटेनस जो है वो आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? जो भी 90 डिग्री वाला एंगल है उसके सबसे सामने वाला साइड, उसके जस्ट सामने वाला opposite side of the right angle in a right angled triangle is hypotenuse. Hypotenuse क्या है? किसी right angled triangle में जो right angle होता है उसके सामने वाले साइड को hypotenuse कहते हैं। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। अभी परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, बाकी दोनों साइड्स वो फिक्स नहीं होते किसी भी राइट ट्रायंगल में। वो डिपेंड करता है बेस एंगल पे। कौन से बेस एंगल से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। जिस बेस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे वो बेस है और उसके अपोजिट वाला साइड जो है, मतलब तीसरा जो बच गया वो परपेंडिकुलर है। जैसे अगर बेस एंगल में यहां ले लिया, मैं आपको बोला यहां बेस एंगल लो, तो सरप्राइजिंग बताता हूं बात, थीटा यहां आ जाएगा, यही थीटा होगा। एक्चुअली ये सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग ये है कि अगर ये थीटा इसको मालूम है तो बेस ये हो जाएगा, ए बी हो जाएगा उसका बेस। ये कॉन्सेप्ट काम आएगा 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो यहां पे अगर मैं साइन ए लिखना चाहूं, साइन ए लिखना, यहां पे अगर साइन थीटा लिखना चाहूं, तो चूंकि ए को मैं थीटा मान ही लिया ना, मान लो थीटा नहीं लिखते, इसको मैं लिखता हूं साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए का फॉर्मूला यहां पे होगा, अगर ये एंगल ए ले रहा हूं ना, मैं ए ले रहा हूं तो बेस एंगल हो गया ए, तो ये वाला बेस हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसलिए अब इसका फॉर्मूला हो गया, इसका अब साइन ए अगर आप लिखना चाहें रेशियो के फॉर्म में तो वो हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। बीसी अपॉन एसी ये हो जाएगा साइन ए। बट इफ दिस इज द बेस एंगल, अगर सी को बेस एंगल लूं तो मैं साइन ए को अब साइन सी लिखूंगा एक्चुअली में, या साइन सी अगर लिखा हुआ है तब आप समझ सकते हैं कि सी को बेस एंगल लेना है, या साइन ए कहीं पे लिखा हुआ है तो फिर ए बेस एंगल है। यही सिग्निफिकेंस है इस थीटा का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साइन और थीटा का वहां पे मल्टीप्लाई नहीं है। समझ में आ रही बात? वो वही बेस एंगल है। साइन सी इक्वल टू क्या होगा यहां पे? अब यहां पे साइन सी ले लिया मैं तो ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया। समझे? अब यहां पे लिखूंगा तो मैं ए बी अपॉन ए सी लिखना पड़ेगा, मेरे को ए बी अपॉन ए सी लिखना पड़ेगा साइन सी का फॉर्मूला। यही चीजें क्लियर करनी होती हैं और कुछ नहीं। अच्छा, यहां पे कुछ फॉर्मूला और हैं, एक दो लिख लेते हैं। क्या है?
मैं बोला आपको साइन का अपोजिट है कोसेक, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, सॉल्व। हाँ, कॉस का उल्टा है सेक। अच्छा, ऐसे वाइस वर्सा भी होगा ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी होगा। आप इसको इधर ट्रांसफर करके इसको इधर ट्रांसफर करके समझ सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा इज इक्वल टू, जैसे भी लिख देते हैं उसको भी, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। क्या दिक्कत है? ठीक है। उसके बाद सिमिलरली कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ये भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये इतने फार्मूला हो गए। एक और बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 10, मैं अगर इन दोनों रेशियो को देखो, आप ये साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं मैं, तो देखो p बाई बी आ जाएगा। ध्यान से देखना, अपन डिवाइड करके इसको देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा जगह बना लेते हैं। हाँ, मैं क्या करता हूं, रेशियो के फॉर्म में डिवाइड करता हूं। साइन अपॉन कॉस, मैं अगर निकालना चाहूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या लिखूंगा इसको मैं, साइन की जगह क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और डिवाइड बाय लिखूंगा मैं बेस बाय हाइपोटेनस। अरे लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? अब आप देखिए, यहां से अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहें तो h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, p बाई बी। लेकिन p बाई बी तो टेन थीटा है। देखो p बाई बी आया, p बाई बी तो टेन थीटा है, तो इसीलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बट टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। अभी देखें, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अपोजिट नहीं बोलेंगे आप, रेसिप्रोकल बोलेंगे दोनों। ठीक है, बोल देते हैं कॉमनली, लेकिन वो आप समझेंगे कि वो रेसिप्रोकल है। टेन थीटा है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अगर टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। अरे यस और नो, होना ही है ये बात हुई इसकी जो है 6 जो रेशियोज हैं उसकी। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जो मैं पूछता हूं आपसे, 6 ही रेशियो क्यों होते हैं? एक्चुअली रीजन ये है कि मैं आपको 3 साइड दे दिया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, और मैंने आपको कहा कि दो का पेयर बनाइए आप फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन कर करके आप दो का पेयर बनाइए तो आप 6 ही बना सकते हैं। परपेंडिकुलर h बाई बी, है p बाई h, b बाई h, और एक p बाई बी, 6 ही रेशियो बनेंगे टोटल, इसीलिए 6 ही होते हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इतने इंपॉर्टेंट है, ये भी एक सवाल है। तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि the values of all the trigonometric ratios are constant irrespective of the size of the triangle if the angle is equal। अगर एंगल इक्वल है तो वो ट्राइंगल आप कितना भी बड़ा बनाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इक्वल ही आएगा। अब ये सरप्राइजिंग है असल में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। मैं कहना क्या चाहता हूं ये समझिए आप, कहना ये चाहता हूं मैं कि ये एक छोटा ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है। ये एक बड़ा ट्राइंगल है, ये भी 30 डिग्री है। ये देखा गया बेटा कि आप इसके लेंथ को मेजर करिए, इसके लेंथ को, मान लो ये बेस एंगल बना दिया ना मैं, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये बेस होगा। अरे होगा नहीं होगा? अभी आप समझिए, इसके लेंथ को आप मेजर करिए और इसके लेंथ को मेजर करिए और इसके लेंथ को, तीनों के लेंथ को मेजर कर लीजिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, और कोई भी दो रेशियो सेम रेशियो निकाल के देखिए। परपेंडिकुलर बाय बेस यहां से निकालिए और परपेंडिकुलर बाय बेस यहां से निकालिए, वो लेंथ को लेकर के। दोनों के केस में सेम आएगा, दोनों केस में रेशियो जो है सेम आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा। जो भी रेशियो आएगा सेम आएगा। और वो रेशियो क्या आएगा ये बताता हूं मैं आपको। जैसे 10, भाई परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालेंगे, कितना डिग्री दिया यहां पे 30 डिग्री, तो किया होगा 10 30 डिग्री। अब 10 क्या हुआ,
10 इसलिए हुआ क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल रहे हैं, तो P बाई डी इज इक्वल टू tan थीटा होता है, इसलिए वो 10 होगा। और थीटा की जगह 30 डिग्री होगा क्योंकि ये एंगल बेस एंगल 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो दोनों अलग अलग चीजों को जो है बताते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, काटना नहीं है उसको। ठीक है, बता रहा हूँ। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये अपन आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद। ठीक है।